नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से मैथ, ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं एक्चुअली में होती क्या हैं, ठीक है, और इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीखेंगे। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, ये क्या होता है? वास्तविक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर। ठीक है, अब इस रियल नंबर को सबसे पहले जानेंगे किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल R से। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर मतलब पूर्णांक, एक होता है जो पूर्णांक नहीं है मतलब नॉट इंटीजर। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? भिन्न। ठीक है, भिन्न वगैरह। अब देखो पूर्णांक होता क्या है। देखो सबसे पहले रियल नंबर पे ही देख लेते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? दुनिया का आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, जैसे -5, -3, -10, 1, 0, 5/2, -3/5, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं? -8, हाँ, अंडर रूट में कर लो। ठीक है, अंडर रूट पे 8, और क्या हो सकते हैं? अंडर रूट पे 2, और अंडर रूट पे -5 नहीं हो सकते। मतलब क्या? रियल नंबर वास्तविक संख्या वो संख्या नहीं होंगी जिस पर अंडर रूट में माइनस लगाओ। ठीक है, अंडर रूट में यदि माइनस लगा है तो हम उनको काल्पनिक संख्याएं या कॉम्प्लेक्स संख्या, सम्मिश्र संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी और या उस पर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये होती हैं सब क्या? अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्याएं। तो यदि मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्ण अंक, पूर्णांक का संविच्छेद किया जाए तो क्या होता है? पूर्ण अंक। इसमें क्या क्या होगा? जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी जितनी संख्या होती हैं, ठीक है, ये सब कैसी होती हैं? पूर्णांक होते हैं। अब इसके बाद जो भिन्न होता है, जैसे 5/2, -3/5, ऐसे करके होगी। ठीक है, हाँ, वास्तविक संख्याएं से पहले कुछ और संख्याएं होती हैं, चलो उनको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को यदि मैं और डिटेल से पढ़ें तो इस पे होती है पहले क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझो परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें। किस रूप में? p/q के रूप में लिख सकें, और q क्या ना होना चाहिए? 0 ना होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसको हम अंडर रूट पे लिख सकते हैं। ठीक है, √5, √2, हाँ, इस पे भी लिख सकते हैं क्या? √16, कितना होता है? 4 बटे पे 0 नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है? 1 वगैरह हो सकता है। ठीक है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा संख्याओं के बारे में। ठीक है, यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके अच्छे से आप ये जो संख्याएं होती हैं ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद परिमेय संख्या का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? दो पार्ट, एक तो आपका पूर्णांक हो जाएगा और एक आपका जो पूर्णांक नहीं है मतलब भिन्न वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले पूर्णांक बताया कहाँ से? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश। ठीक है, अब इस पे देखो, जो इधर की संख्याएं होंगी 0 से पहले वाली, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। मैं लिख देता हूँ क्या होता है? -3, -2, -1। ठीक है, ऐसे करके। और जो 0 से आगे का होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक।
ये क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 4 डैश डैश करो, ठीक है। अब देखो इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को आप प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यही संख्या क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 2 3 4 डैश डैश करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक होता है संपूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, जिनको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, W से, और इस पे हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से चालू होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया, इस प्रकार होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखते हैं, हमने बताया कि यदि आपको संख्या के बारे में अच्छे से जानना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको संख्याओं की एक वीडियो मिलेगी, ज़्यादा लंबी नहीं, केवल 15 मिनट की है, ठीक है। तो देखो हम लोग बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मैं एक्सेस बताऊँ, आपने इसका यूज बचपन से किया है, ठीक है। आपको केवल नाम बस नहीं पता रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन इसको बोलते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आपने बचपन से ही किया है, जब से आपने मैथ पढ़ना शुरू किया होगा। अब बोलोगे कैसे किया है, तो देखो आपने कभी इसका भाग दिया है, अब कब दिया होगा, ठीक है। तो देखो यदि मैं इसमें इसका भाग दूँ तो कितना होगा बताओ, 3 5 जा 15, बचा कितना 2, ठीक है। फिर हम लोग इसको बोलते थे पहले कि अब हम लोग इसका आंसर चेक करेंगे कि क्या सही आ रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग इस पे क्या करते थे कि ये लिखा है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करवा देते थे, प्लस का 2 लिख देते थे, इक्वल टू में 17, ठीक है। और आपको सिखाया गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, और इसको भागफल, और बटे में क्या आएगा, R शेषफल। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस में क्या, शेषफल, ठीक है। अब देखो यदि मैं भाज्य को A मान लूँ, भाजक को B मान लूँ, भागफल को Q मान लूँ, और शेषफल रिमाइंडर को R मान लूँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक इक्वेशन क्या बनेगी, A बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक कितना है B, इसके बाद भागफल कितना आ रहा है Q, प्लस में क्या R। ये हो गया कि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, जो आपका शेषफल आता है R, जो आपका शेषफल आएगा R, वो कभी भी, क्या आपने कभी भाग दिया हो कि आपने 3 से भाग दिया किसी संख्या में और शेषफल जो इसका आ रहा हो 4 आ रहा हो, कभी नहीं दिया होगा कि शेषफल 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। और कभी भी शेषफल 3 भी नहीं लाए होगे तुम, ठीक है। तो देखो जो R होता है वो कभी भी इस भाजक से ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो R है कभी भी, भाजक इस पे क्या है B हमने माना है ना भाजक, तो ये जो है R जो है कभी भी B से ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब B से हमेशा छोटा रहेगा। और क्या है कि यह हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, कभी कभी पर 0 भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ
कि यदि मैं इसी को अच्छा ले लो, यदि मैं 3 से किसी संख्या में भाग दूं, ठीक है, तो हमें शेषफल क्या क्या मिल सकते हैं। तो देखो, या तो हमें शेषफल 0 मिलेगा, देख लो अच्छा कैसे। यदि मैं यहाँ पर 15 लिख दूँ, 16, 17 और इधर 18 और इधर 19, और सब में मैं 3 से भाग लगा दूँ इस पर, तो देखो कितना आएगा, 3 5 जा 15, ये कट के कितना आ गया 0। इसके लिए देखा जाए 3 5 जा 15 कितना आएगा 1, ठीक है। इसके लिए देखा जाए तो 3 5 जा 15 कितना आया 2, इसके लिए कितना आया 3 आएगा। अजीब हो, कितना आएगा 3 6 जा 18 कितना आएगा 0, इसके लिए 3 6 जा 18 कितना है 1। अब देखो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, फिर 1, फिर 2, इसके बाद फिर क्या आ रहा है 0, फिर क्या आ रहा है 1, 0 1 2 2 0 1 2 ऐसे आएगा। तो भाई 3 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा या इसके बराबर तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। HCF निकालने का तरीका देखते हैं। तो देखो, जैसे मुझे दो संख्याओं का HCF निकालना हो, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली कितनी 12, ठीक है। एक दूसरी संख्या मैं ले लूँ तो कितना होगा, मतलब हमने जैसे एक दूसरी संख्या ले ली कितना 18, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है HCF। तो जब हम छोटे क्लास में थे तो क्या करते थे 12 करते थे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसके लिए 18 के लिए कितना 2 9 बार और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके बाद क्या करते हैं 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इस पे जो जो हमें कॉमन मिल जाता था, देखो जैसे यहाँ पर कितना मिला 2 और यहाँ पर कितना मिला 3, तो हम इसको नीचे लिख के 2 × 3 कितना लिख देते थे 6 HCF, ठीक है। यही वाला HCF निकालना है, लेकिन इस विधि से किस प्रकार निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो 12 और 18, सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, ठीक है। बड़ी वाली संख्या को आपको A मानना है, छोटी वाली को B मानना है। ये बड़ा है, आप इस प्रकार इस पर साइन लगा दो, ठीक है। अब हमें 12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि अभी हमने बताया है BAQR, ये चीज़ अभी हमने बताई, ठीक है। 12 से डिवाइड करो इसको 18 को, ठीक है। अब देखो कितना, मतलब कितने बार जाएगा, एक बार, कितना आया 12 और यहाँ बचा कितना 6। तो देखो अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो 18 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 6, ठीक है। अब देखो HCF हम तभी कहेंगे, ठीक है। HCF कब होगा, इसके लिए शर्त है, मैं शर्त को यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इसको लिख दूँ पहले A, B से नहीं R है जी, ठीक है। HCF निकालने की शर्त ये है कि जब शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही HCF होता है। क्या, जब शेषफल 0 आ जाए तो भाजक क्या होता है HCF होता है। अभी देखो क्या इस पे शेषफल 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इस पे लिख दो R डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करो, इस शेषफल में इस भाजक, मतलब इस भाजक में शेषफल से भाग दे दो। भाजक कितना आ रहा है 6, सॉरी यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है
6 और भाजक कितने 12। इस शेष फल से इसमें भाग दे दो, कितने बार जाएगा 6 2 जा 12, कितना आ गया 0। अब देखो इस पे जो शेष फल आ रहा है कितना आ रहा है 0, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 12 = 6 × 2 प्लस में कितना 0। अब यहाँ पर r क्या है 0 के बराबर है, अतः 12/18 का HCF कितना होगा 6। 12/18 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके बुक के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने हैं। जितने क्वेश्चन आपके उदाहरण पे लगे हों, ठीक है, क्योंकि NCERT बुक में जो है कि क्वेश्चन ज़्यादा दे नहीं रखे हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन उदाहरण पे लगे हैं उन सब क्वेश्चंस को आपको करना है घर पे। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला, इस पर निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 135 और 225, इसका हमें HCF बता दो। ठीक है, तो ठीक है, बताते हैं HCF इसका। तो अब इस पर डिसाइड करो कौन बड़ा कौन छोटा, जो बड़ा उसको A मान लो, जो छोटा उसको B मान लो, ऐसे का साइन लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद B का भाग दोगे A में, तो 135 डिवाइड 225 पे। ठीक है, 55 तो नहीं है, 135 225 पे है। अब देखो जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा कितना आएगा, कितने बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, कितना आएगा 135, तो ये कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से कितना आएगा 9। अब देखो इस पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म पे लिखेंगे, तो 225 = 135 × 1 प्लस का 90, यहाँ पर r क्या है 0 के बराबर नहीं है। अब हमने क्या बताया है कि इस 90 का भाग 135 पे देंगे, तो इसको डिवाइड करो 135 को, तो ये अब कितनी बार जाएगा, ये भी जाएगा एक बार, कितना होगा 90, यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ से 4। क्या अभी आ रहा है क्या 0 शेषफल, नहीं आ रहा है, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा 135 = 90 × 1 प्लस का 45, यहाँ भी क्या है r 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद 45 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा 90 पे, तो 45 2 जा कितना आया 90, ये इससे कट के कितना आ गया शेषफल 0, तो यहाँ से हम लिखेंगे 90 = 45 × 2 प्लस का 0, यहाँ r किसके बराबर है 0 के बराबर, अतः 135 और 225 का HCF कितना आ रहा है 45। ये भाजक इसका क्या हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। वन 96 और 38,220 38,220। अब देखो इसके लिए भाग करते हैं 196 38220 196 38220। अब देखो इसका भाग करो तो कितने बार जाएगा, 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, कितना आएगा 392 करीब आएगा। तो इसका मतलब कितने बार जाएगा, केवल एक बार, तो कितना होगा 196। अब देखो 12 से इसको माइनस करो, कितना आएगा 6, ठीक है। यहाँ कितना बचा 7, 17 से 9 माइनस करो, कितना आएगा 8, और यहाँ से कितना आएगा 2 से 1 कितना आया 1, ठीक है। और इस पर किसको उतारेंगे 2 को, ठीक है। अब ये कितने बार जाएगा, देखो 196 इतना हो जाएगा यदि हम 10 बार ले जाएं, तो ये शायद थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा ही कम है। तो इस पर एक काम करते हैं,
9 बार ले जाते हैं, ठीक है। तो 9 छंग 54 की 4, इधर 5 आया, 9 9 81, 82 83 84 85 86 की 6, इधर 8 9 1 9 9 8 कितना 70, ठीक है। 12 माइनस 4 कितना आएगा 8, और यहाँ पर कितना हुआ 15 ना, 15 6 गया कितना आएगा 9, और यहाँ पर देखो कितना हुआ 7 माइनस 7 0। अब इस पर कितना उतारेंगे 0। इस जब इसका भाग इस पे दोगे कितने बार जाएगा 19 पंचे 95, ठीक है। 19 चौक 76, 19 पंचे 95, तो 95 98 करीब है। एक काम करते हैं 5 बार इसको ले जाते हैं। तो देखो 5 छक्का 30 की 0 हासिल कितना आया 3, ठीक है। और 9 45 3 48 की 8, बचा कितना 4, 5 मल्टीप्लाई 1 में 5 हुआ, 5 4 9। तो ये देखो ये पूरा कट के कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो इस पर कैसे लिखेंगे 38,220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस कितना 0। यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका HCF आएगा वो कितना आएगा भाजक कितना 196, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आठ सौ सड़सठ और 225, 8 6 7 और 255 है। इसका हमें HCF ही निकालना है। तो देखो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है। इस पर देखो ये बड़ा है, इसको A मान लो, ये छोटा है इसको B मान लो, साइन ये लगा दो, ठीक है। अब B से भाग दे दो, मतलब 255 और 8 6 7। अब देखो ये 25 है, 25 तियाँ 75, 25 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना है 75, जो कि इसके जस्ट करीब ही है ना 86 75, थोड़ा बड़ा अंतर है। जो जब नहीं आएगा तो एक और बढ़ा लेंगे, ठीक है। कितने बार ले जाएं 25 मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, इतना आएगा। अब देखो 7 से 5 घटाओ कितना है 2, यहाँ 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 कितना आया 1। इससे भाग देंगे 255 पे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आएगा 102 मल्टीप्लाई 2 मतलब 204। यहाँ पर कितना हुआ 5, और यहाँ पर यहाँ पर 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, 5 माइनस 0 5, ठीक है। अब चलो इस एक काम करो, इसको साथ में लिखते भी चले चलो, ठीक है। तो कितना हुआ 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 102। ये क्या है 0 के बराबर तो है नहीं, r डज नॉट इक्वल टू 0 कर दो। इसके लिए कितना करेंगे 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 51। यहाँ भी r क्या है 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका भाग किस पे देंगे 102 पे, मतलब 51 का भाग इस पे कितने बार जाएगा 2 बार। कितना हुआ 5 1 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, कितना आ गया इसका कट के 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, कितना आ गया यहाँ पर r किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। जब r 0 के बराबर आ जाए तो हमें क्या करना है, जो 51 है भाजक है, इसको ही क्या बोल देंगे HCF। अतः इसका और इसका जो HCF है कितना आया है 51, ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिख देते हैं इसको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q क्या है, जहाँ q पूर्णांक है। चलो देखते हैं क्या करें इसमें। a बराबर BQ + R फॉर्म का है। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। अब देखो, धनात्मक पूर्णांक होता क्या, अभी कुछ देर पहले हमने बताया है 1 2 3 4 5 6 10। ठीक है, और तुम्हें क्या पता है वो देख लो। यहाँ पर C क्या है, भाजक। जब हम किसी संख्या पे 6 का भाग करेंगे, मान लो हमने ये वाले पूर्णांक ले लिए सब। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस पे भाग देना चालू कर दिया। 6 2, 6 का भाग 3 पे, 6 का भाग 4 पे, 6 का भाग 5 पे, 6 का भाग 6 पे। ठीक है, चलो 6 का भाग 7 पे भी कर लो। हमने इस पे भाग देना चालू कर दिया, तो देखो कितने टाइम जाएगा, 0 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, एक काम करो, हाँ ठीक कर लो ऐसे ही, हाँ 6 ठीक तो है। कितने बार जाएगा, 0 बार। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 0 में 0, शेषफल कितना आ गया, 1। ठीक है, यहाँ भी 0 बार जाएगा, कितना आएगा, शेषफल 2। यहाँ भी 0, शेषफल कितना, 3 आया। यहाँ पर देखो 0 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको कट करने पर शेषफल 5 आएगा, और इसको कट करने पर 6 1 जा 6, कितना आएगा शेषफल, 0। और जब मैंने इसको कट किया तो 6 1 जा 6, कितना आया शेषफल, 1। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या ये देख पा रहे हो कि इसके शेषफल 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 0 चालू हो गए, 0 1। जो इसका मान लो जो रिमाइंडर आएगा 6q + 1। ठीक है, यदि हमने इसका पूर्णांक a मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक, यदि हम a/6 करेंगे तो जो उसका r निकल के आएगा वह क्या निकल के आएगा वो देखो। इसको हटा दो भी, जो r निकल के आएगा क्या निकल के, या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, मतलब 6 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ 1 = 6 × 0 + 1, तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसके लिए 2 के लिए 6 × 0 + 2, इसके लिए 6 × 0 + 3, 3 के लिए, इसके लिए कितना लिखेंगे, 4 के लिए 6 × 0 + 4। ठीक है, इसका बेस समझ लो क्या है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन रटने से होगा कुछ नहीं, कल आप कर ले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है क्या उसके बारे में थोड़ा इस प्रकार से आप समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 = 6 × 0 + 5, इसके लिए 6 = 6 मल्टीप्लाई, हाँ 6 मल्टीप्लाई कितना, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस में कितना, 0। इसके लिए फिर कितना हो जाएगा, 7 = 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1। ठीक है, आप यहाँ पर आपने क्या देखा, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, वो इस फॉर्म में आप जो 0 लिखा है ना, आप मान लो कि 0 को ये q है। ठीक है, पूर्णांक q मान लो, हर जगह q कर लो, हर जगह q कर लो।
यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों और यहाँ भी क्यों, इसके स्थान पर भी कितना क्यों। ठीक है। अब देखो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, ये विषम है मान लिया, ये क्या है सम है, यहाँ पर ये विषम, इसके लिए ये क्या है सम है, फिर है विषम, फिर है सम और इसके बाद यहाँ पर फिर क्या है विषम। ठीक है। अब देखो विषम पूर्णांक है तो किस फॉर्म का होगा वो देखो 6q+1 दिख रहा है 6q+1। विषम है तो 6q+3, विषम है 6q+3 मल्टीप्लाई हटा लो। विषम है तो 6q+5, विषम आ रहा है तो 6q+5, यहाँ पर फिर तुम्हें मिल जाएगा क्या 6q+1। ठीक है। इसी प्रकार चलता रहेगा। सम में क्या होगा, सम में 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है। तो सम को लेंगे नहीं, हमें केवल विषम का ही चेक करना है। तो अब इधर देखते हैं, इतना हुआ। अब इस पे लिखेंगे क्या, अतः ये कोई विषम, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होंगे 6q+1, इसके अनुसार देखो 6q+1 फिर 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा तथा 6q+0 +0 लगाए ना, +0 हटा दो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है। फिर 6q+2, इसके बाद 6q+4 के रूप का नहीं होगा क्योंकि इनमें 2 का भाग चला जाता है। ठीक है। आपको इस तरीके से इसको लिखना है पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है। बस आपको ये लिख देना है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस पर एक चीज़ और कर लेना, माना ए कोई धनात्मक, मैं उसको समझाने के चक्कर में केवल धनात्मक पूर्णांक ही लिख दिया था। ठीक है। इसके लिए धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करेंगे। ठीक है। विषम पूर्णांक देखो, हमने यहाँ विषम लिया था, फिर विषम लिया था, फिर विषम लिया था, 6q+5 आया था। ठीक है। वैसे इसको करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब चलना है। ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि देखो 616 सदस्यों की एक टीम है। ठीक है। उसको 32 सदस्यों के टीम के पीछे लगना है। जैसे
मान लो सेना इस ओर से आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। चलो हमने जैसे यहाँ पर मान लिया कितने लोग हैं, हमने मान लिया यहाँ पर कुछ लोग हैं, कितने लोग मान लें हम यहाँ पर x लोग मान लें, ठीक है। अब मान लो कि इतने से इतने में टोटल 32 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। मान लो x ऐसा है और y इस प्रकार से, ये वाली दूरी है, मतलब y व्यक्ति इधर है, x व्यक्ति इधर है, ठीक है। मान लो जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 व्यक्ति ऐसे, मतलब 4 व्यक्तियों की कतार लगी है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके पीछे कितने लोग होंगे? 8 लोग होंगे। एक व्यक्ति के पीछे कितने लोग? 8 लोग। तो टोटल कितने लोग हो गए? 32 लोग। 8 चौक 32। तो वैसे हमने मान लिया, लेकिन इसको ऐसे ना मान लेना। इसके बाद तुम्हें 616 व्यक्तियों की एक सेना लगानी है, ठीक है, और तुम्हें इसके पीछे ही लगानी है। तो मान लो तुम्हें मानना क्या, तुम्हें ये एक काम करना है कि आपको इसके पीछे सेना लगा देनी है, ठीक है। और जितनी सेना आगे, जैसे यहाँ पर मान लो 4 बंदे लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपको इसके पीछे 4 बंदे ही लगाने हैं, ठीक है। तो इसका भी x और इस पे y हो कि z हो इसका पता नहीं, मतलब इस संख्या से ज़्यादा तो होंगे ही ना इधर। तो देखो मैं जैसे बात करूँ 32 की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x इंटू वाई, ठीक है। 616 के लिए x इंटू जेड। इस पे में क्या कॉमन मिल जाएगा? x कॉमन मिल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। कुछ आया समझ में? हाँ तो ठीक है। देखो इस पे क्या करेंगे, 32 छोटा है तो इससे भाग देंगे किसमें? 616 में। कितने बार जाएगा? 32 दूनी 64, एक बार जाएगा। 32 लिखो इधर। 11 से 2 गया, कितना आया? 9। 5 से 3 गया, कितना आया? 2, ठीक है। अब इसमें कितना उतारेंगे? यहाँ पर 6। इससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार लेके जाते हैं, ठीक है। 9 2 जा 18 की 8, ये इधर आया 1, और 9 3 जा 9 3 27, 27 1 28, 288 आ गया, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28 चाहिए। 16 से 8 घटाओ, कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अब इधर से 8 से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसको लिखेंगे किस प्रकार? देखो लिखना चाहो लिखो, नहीं इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 19 आ गया, 32 मल्टीप्लाई 19 बटे सॉरी प्लस में कितना? 8, ठीक है। अब इसके लिए 8 का भाग किस पे देंगे? 32 पे। 8 चौक 32, इस पे कितना आ गया? 0। यहाँ पर देखो 8 0 नहीं था, अब इस पर क्या हो जाएगा? 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस में 0, यहाँ 8 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो HCF आएगा दोनों का, वो कितना आएगा? 8। मतलब जो इधर व्यक्ति मार्च कर रहे होंगे ऐसे, कितने लोग होंगे? 8 लोग, ठीक है। यही आपका हो जाएगा क्या? आंसर। अब इसका आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है। इतना 1.1, हाँ 8 स्तंभ आ रहा है इसमें, देखो 8 ही स्तंभ, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4। इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, मैं क्वेश्चन बोले दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है।
हमने मान लिया, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हमें इस पर सिद्ध क्या करना है कि जो ए स्क्वायर है किसके बराबर है, 3m के बराबर या 3m + 1 के बराबर है, क्या, ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो जो r की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a बराबर b³ + r के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो कितनी होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या तो 2 होगी, मतलब हमेशा r की वैल्यू 3 से छोटी होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी इसके लिए, ठीक है। तो इस पे लिखते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा, फिर इस फॉर्म में रखने पर 3, ठीक है, q + r के स्थान पर एक बार हम 0 रख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, a बराबर 3q + 1 होगा, और क्या हो सकता है, 3q + 2 हो सकता है, ठीक है। a बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो, जैसे हम इसका स्क्वायर किए, इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो यहाँ से कितना होगा, 3q का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिको 9q², ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 3 × 3q², और फिर इसको लिख देंगे 3q² को कितने लिख देंगे, m, तो a² किसके बराबर आ गया, 3m के, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, जैसे a बराबर दिया हुआ है 3q + 1, इसके लिए क्या होगा, a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से होगा 3 त्रिको 9q², ठीक है, और प्लस का 1 प्लस का कितना, यहाँ से 3 × 2 = 6q ना हुआ। अब एक काम करो, इससे और इससे कितना कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लो, बचेगा क्या, 3q² प्लस का 3 × 2 = 6, 2q, और प्लस का आगे 1, ठीक है। तो a² इतना हो जाएगा, यहाँ से हम इसको क्या लिख दें, m लिख दें, 3m, m कोई पूर्णांक है, ठीक है, प्लस का 1, यहाँ से a² कितना निकला है, 3m + 1, ठीक है। हमें यही चीज़ सिद्ध करनी थी, देखो 3m या 3m + 1 का होता है, ठीक है। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। हम केवल इस पे ये लिख देंगे, आया समझ में। और इसके बाद इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइव है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ठीक है, कामा 9m + 1 कामा, या डाल दो इस पर, या 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखते हैं, हमने मान लिया कि इस पर कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना, क्वेश्चन नंबर 5 है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ से b बराबर कितना लिख सकते हैं, 9, तब r बराबर कितना होगा, r बराबर ये होगा 9 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है
कि 0 हो सकता है 1 2 3 कहाँ तक, 8 तक। इसके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्म में लिखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में जैसे हम इसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, b के स्थान पर 9, q के स्थान पर q, r के स्थान पर सबसे पहले रख दो 0। तो a बराबर सबसे पहले कितना आ गया 9q। और क्या आ सकता है, a बराबर यहाँ पर आप एक बार 1 ले लो तो कितना हो जाएगा 9q प्लस का 1, ठीक है। और इसके बाद और इस पे ले लो a बराबर 9q प्लस का 2, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, घन कर दो। प्लस सबसे पहले इसको ले लो आप, इसका क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब। तो यहाँ से हुआ a क्यूब इक्वल टू कितना होगा 9 9 81 और 81 मल्टीप्लाई 9 तो 729 क्यों, ठीक है। अब इससे आप क्या करोगे, a क्यूब इक्वल टू यहाँ से आप 9 कॉमन कर लो तो यहाँ से बचा 81 क्यू क्यूब, आप इसको क्या मान लो m मान लो। तो यहाँ से कितना हुआ a क्यूब बराबर 9m, ठीक है। अब इसका क्यूब करते हैं एक बार, तो यहाँ से हुआ a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 का क्यूब, 9 9 81 नहीं है 729 क्यू क्यूब, ठीक है। इसके बाद प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, कितना होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ba स्क्वायर, ये होता है फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b ये प्लस 3ba स्क्वायर। तो चलो a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, 3 लिख दिया, a स्क्वायर कितना होगा 81 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर क्यों, तो यदि इसका मल्टीप्लाई करें कितना होगा 3 1 जा 3 और 243 इतना हो जाएगा क्यों। अब इसके बाद प्लस साइन 3ba स्क्वायर, सेम लिख दिया क्या हमने 3b स्क्वायर ए होगा 3b स्क्वायर ए, तो 9 3 27 क्यों, ठीक है। अब एक काम करूँ, हाँ अभी इस पे स्क्वायर लगा होगा जी, और ये वाला कैसा होगा सही है। देखो अब क्या करेंगे, इससे इससे और इससे कितना कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, लो कॉमन जरा। तो यहाँ से कितना हुआ 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 81 क्यू क्यूब, इससे कितना आएगा 2 और 7, यहाँ कितना हो जाएगा 27 और इधर क्यू स्क्वायर प्लस में 3q और इधर ये वाला प्लस में कितना आएगा 1। अब आप क्या करो, इसको पूरे को क्या मान लो m कोई क्या है पूर्णांक है, तो 9m प्लस का 1, यहाँ क्या आ गया a क्यूब, ठीक है। अब आप लोग ऐसे सामने ना लिखना, ठीक है। आप लोग जैसे पहले इसको लिखो, फिर इसके नीचे ये वाला पार्ट लिखना, फिर इसके नीचे ये वाला पार्ट लिखना, ठीक है। सामने जगह की वजह से मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब जैसे हमें उसको करना है a इक्वल टू 9q प्लस 2, तो a का क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ से कितना हो गया 729 q क्यूब प्लस में 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। अब इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 मल्टीप्लाई 3 2q स्क्वायर, 3 2 जा 6q स्क्वायर, ठीक है। प्लस साइन होगा ना। अब 2 2 जा 4, यहाँ कितना होगा 4 और 4 3 जा 12, तो 9 मल्टीप्लाई 12 इंटू क्यू, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर एक प्लस b का होल क्यूब लगाइएगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, इससे इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से कितना कॉमन ले लो 9 कॉमन ले लो, तो ये कितना आएगा 81 क्यू क्यूब, और यहाँ से जब हमने 9 कॉमन लिया
तो यहाँ 81 लिखा है, 9 9 81, मतलब यहाँ कितना बचेगा 9, 9 6 54, क्यों स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 12, क्यों, और ये जो +8 लिखा है आप इसको बाहर लिख लो, और इसके बाद आप इसको क्या बोल दो कि यह कोई एक पूर्णांक है, 9m बोल दो, ठीक है, +8 यहाँ लिख दो, वेयर m इक्वल टू कोई भी पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर लिख दो, जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया a³ 9m + 8, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना होता है 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। तो आज आपने देखा एक्सरसाइज कितना रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई आप लोगों की, ठीक है। जो उदाहरण पे आपके क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग उनको कीजिएगा, यदि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो जब इसकी वास्तविक संख्या की लास्ट क्लास होगी फिर मैं उन सब उदाहरण को बता दूंगा, यदि आप कहेंगे तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।